नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसकी कार्यप्रणाली, लवण सेतु का उपयोग तथा इसके चित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को विदित है कि हमने कुछ विद्युत रासायनिक के बारे में कल आपको जानकारी दे दी थी। इसके बाद आज हम आपको उसकी कुछ कार्यप्रणाली तथा उसके बारे में और विस्तृत अध्ययन के बारे में आपके लिए बताएंगे। तो आप सभी लोग कृपया कर यहाँ से ध्यान से सुने और आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। यहाँ पे सुने आप, ठीक है। तो आप सभी को यह विदित है कि कल हमने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल होता है। सब लोग यहाँ पे सुनेंगे, कोई भी लिखेगा नहीं, सब लोग रख देंगे। रजिस्टर बंद कर लीजिए सब लोग जल्दी से, हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग बंद कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सभी को यह विदित है कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। सब लोग हमें सुनेंगे, सब लोग यहाँ पे सुनेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को, आपको यह पता है कि टार्च में जो सेल डला होता है, टार्च, क्या आपको पता है कुछ ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ, तो आपने कुछ देखा होगा। तो ये रासायनिक सेल है, आप इसको तोड़ेंगे ना तो कुछ इसमें केमिकल भरे होते हैं। भरे होते कि नहीं भरे होते हैं? भरे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इसको टार्च में डालते हैं, घड़ी में डालते हैं या कहीं पे भी डालते हैं, वह क्या कर देते हैं, फिर उसको विद्युत ऊर्जा में, फिर उसको प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार के सेलों को हम क्या कह सकते हैं। आपने कभी रेडियो में कुछ इतने बड़े बड़े सेलों को देखो है, ऐसे कुछ बड़े, इतने बड़े ऐसे, ये भी एक विद्युत रासायनिक सेलों के उदाहरण है। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? विद्युत रासायनिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आपको पता है जनरेटर युक्ति होती है, वह किसी यांत्रिक ऊर्जा से होकर विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की यह सेल भी एक युक्ति है कि नहीं है, जो कि क्या को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रही। तो यह सेल किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से अपना काम करती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज सीरियस होके सुनेंगे सब लोग, ठीक है। आज कोई हंसी मजाक नहीं होगा, तो सुने। तो आप सभी को पता है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 2 पात्र लेते हैं। क्या आपको पता है? आप सभी को यह पता है, सुने। सबसे पहले आप क्या करते हैं, 2 बीकर लेते हैं। पहला बीकर, सब लोग यहाँ पे देखेंगे, किताब बंद करो सब लोग, यहाँ पे सुनो सब लोग। पहला बीकर, दूसरा बीकर, इसको आप ए नाम दे सकते हैं, इसको बी नाम दे सकते हैं। पहले बीकर में आपने क्या, जिंक की छड़ डाल दी। दूसरे बीकर में आपने किसकी डाल दी, कॉपर की, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना जिंक। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत? सब लोग सुनते जाएंगे बिल्कुल ध्यान से। यदि आपने ध्यान हटाया तो आपकी दुर्घटना घटनी संभव है, ठीक है ना। सुने आप, तो आपको समझ में नहीं आएगा आगे का बिल्कुल भी। तो आपने क्या कर दिया, जिंक की छड़ डाल दी, कॉपर की छड़ डाल दी। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत? फिर आपने इस वाले इसमें ZnSO4 डाल दिया। क्या डाल दिया, ZnSO4 का विलयन डल गया। जिंक सल्फेट बोलते हैं इसको, और इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। इसमें कॉपर सल्फेट का डाल दिया। बताइए, इतना करने में किसी को दिक्कत है क्या? आपने क्या लिया, 2 बीकर लिए, जिसमें आपने पहले बीकर में आपने जिंक की छड़ और दूसरे बीकर में आपने कॉपर की छड़ डाल दी। आपने जैसे ही इन छड़ों को डाला और उसमें आपने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। बताइए, इतना करने में कोई दिक्कत? फिर आपने क्या किया कि इलेक्ट्रोड Zn का और कॉपर का इलेक्ट्रोड, अर्थात इसका इलेक्ट्रोड और इसका इलेक्ट्रोड को आपस में तार की सहायता से जोड़ दिया। कैसे जोड़ेंगे? गैल्वेनोमीटर की सहायता से।
आपने गैल्वेनोमीटर लिया, गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, एक धारा सूचक होता है, विक्षेप नापता है कि मतलब धारा किस दिशा में जा रही है। यदि सुने, यदि इसका विक्षेप इस तरफ आया, इसका अर्थ होगा धारा इस तरफ जा रही है, और यदि विक्षेप इस तरफ आया इसका अर्थ क्या होगा, विक्षेप इस तरफ। यदि देखो आपका, देखो गैल्वेनोमीटर हम आपको बता दें फिजिकल रूप से आपको कहाँ पे, क्या फिजिक्स वाली लैब में मिल जाएगा। और सुन लो, वो इस तरीके का होता है, आपको कुछ डब्बा ऐसा कुछ होगा और जिसमें आपको कुछ ऐसा उठा सा मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, जिसमें आपको ऐसा लगा मिलेगा तीर का निशान। तो क्या होगा, जैसे ही जिसमें कुछ इस तरीके के जो नट बोल्ट होते हैं जी, ठीक है ना, आप इसमें क्या जोड़ेंगे, तार जोड़ेंगे और यही तार इससे कनेक्ट होता है और यहाँ पे आगे चले जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ से धारा भेजते हैं तो क्या होता है, विक्षेप इस तरफ हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि धारा इस तरफ से आई है जब तो इस तरफ जा रही है, और यदि विक्षेप इस तरफ उत्पन्न हो गया इसका अर्थ क्या हुआ, इस तरह यहाँ से धारा आ रही है अर्थात विक्षेप इस तरफ। यानी जिस दिशा की ओर धारा जाती है सुई का विक्षेप उसी दिशा में होता है। क्या आपको समझ में आया? धारा देखो इस तरफ जा रही है, विक्षेप इस तरफ होगा, धारा इस तरफ आ रही। हमारे पास गैल्वेनोमीटर नहीं है तो हम बता देते आपके लिए। आप केमिस्ट्री फिजिक्स वाली लैब में आप जा सकते हैं, मैडम से आप बोल सकते हैं कि मैम हमें गैल्वेनोमीटर देखना है, या मैम से बोल सकते हैं आप अपनी क्लास में ले आइए, ठीक है। तो आप सुने, तो गैल्वेनोमीटर क्या, इसमें तो हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में बता दिया, सुना। तो क्या बता रहे थे हम आपको, तो हमने इसको तार की सहायता से जोड़ दिया। इसके पहले की कहानी आपको पता है, तारों को की सहायता से इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एनोड कहलाता है, इस तरफ का, ठीक है, एनोड। एनोड यहाँ पर क्या होता है, माइनस का, और कैथोड यहाँ पर प्लस, केवल सेलों के लिए है। कैथोड किसका होता है, प्लस का। बताइए इतना करने में किसी कोई दिक्कत? यदि आपका ये आपने उपकरण जमा दिया, इसके बाद क्या होता है आप यहाँ सुनिए, ठीक है। यदि आपने इस तरीके का यदि उपकरण जमा दिया तब इस सेल के अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, सुने। जो जिंक की छड़ है ZnSO4 के विलयन में घुलने लगेगी, जिंक की छड़ ZnSO4 के विलयन में घुलने लगेगी। क्या आपको समझ में आया? तो क्या होगा, जो भी होगा, सुने यहाँ पे Zn जो होता है जब ऑक्सीकरण होता है इसका तो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है। बताइए क्या समझ में आया आपको? यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्यों हुई बताइए? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, दान हो रहा है, निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीकरण क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जिंक के द्वारा क्या त्यागे जा रहे हैं, कि नहीं जा रहे? तो यदि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो विक्षेप किस तरफ उत्पन्न होगा बताइए, इस तरफ होगा कि नहीं होगा? तो कांटा किस तरफ घूम जाएगा बताइए, इस तरफ घूम जाएगा, है ना। यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, इस तरीके यहाँ पर आएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो कॉपर था, कॉपर+2, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, सुनेंगे सब लोग, कॉपर सल्फेट का, देखो यहाँ पे सुनना, आराम से सुनना जो कुछ हम बता रहे हैं। यहाँ पर जिंक था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो Zn+2 और क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुनिए यहाँ पे जिंक की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए कि नहीं चले गए? अब यहाँ पे बचेगा Zn+2 के आयन बचे कि नहीं बने? Zn+2 के आयन ऐसे बचत रहे बहुत सारे, बताइए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे। अब जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, किसके इलेक्ट्रॉन हैं? इसके। कॉपर की छड़ इसमें नहीं घुलेगी विलयन में, विलयन टूटेगा। कॉपर सल्फेट जो होगा, कॉपर सल्फेट HCuSO4, इसका क्या होगा, Cu+2 प्लस SO4
-2 में ये आपस में टूटेंगे। सब लोग यहाँ पे सुनेंगे बस, यदि आपको समझ में नहीं आता हम आपको लिखवाएंगे, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, आप सुने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छड़ घुल रही थी, तो यहाँ पर जिंक की छड़ घुल रही थी और जिंक के +2 के आयन और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और यहाँ पे जिंक, अब देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बच्चों को Zn+2 के आयन बचे कि नहीं बचे। अब यहाँ पे सुने, अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ पर आते, सॉरी कॉपर की छड़ पर आते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। अब जैसे यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो कॉपर के साथ, देखो कॉपर तो एक मतलब नॉर्मली तत्व है, ठीक है ना। अब सुने, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसमें कॉपर +2 और कॉपर सल्फेट आयन बन जाएगा। अब यहाँ का जो कॉपर +2 आयन है, इसी का जो विलयन का कॉपर सल्फेट का जो कॉपर +2 आयन है, जो यहाँ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं जिंक के द्वारा, वो इसको ग्रहण कर लेंगे और क्या हो जाएंगे, कॉपर बना देंगे। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का था, तो यहाँ पर क्या बना दिया, कॉपर, अर्थात इस पर क्या हो जाएगा, कॉपर के और अणु हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और इसके तत्पश्चात अब आपको बचोगा SO4-2 और यहाँ पर SO4-2 के आयन पूरे बगल लगेंगे। बताइए इसमें इस Zn+2 की सांद्रता बढ़ जाएगी और इसमें SO4-2 की सांद्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो कॉपर बना दिया, तो वो तो इसके साथ मिल गया, और यहाँ पर Zn ने क्या किया, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो Zn+2 बन गए। तो कहने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर Zn+2 की सांद्रता बढ़ गई और यहाँ पर SO4-2 की सांद्रता बढ़ गई। बताओ बढ़ी कि नहीं बढ़ी है, बढ़ी। अब जैसे ही ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो क्या होता है, Zn+2 की सांद्रता और सल्फेट की सांद्रता इतनी अत्यधिक हो जाती है कि क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब तुमको बताओ, अब बार बार जब छड़ घुलजे है तो एक ऐसा प्रक्रम आएगा जिसमें जिंक की छड़ बचे ही नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर Zn+2 की सांद्रता बढ़ती ही जाएगी और यहाँ पर सल्फेट की सांद्रता भी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर कॉपर की जो छड़ है वह मोटी होती है, मोटर की, कहीं यहाँ के इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर की छड़ क्या हो जाएगी, मोटी होती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसकी, कॉपर सल्फेट की सांद्रता बढ़ती जाएगी और यहाँ पर जिंक की सांद्रता बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमसे सुने, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण प्रक्रम हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अपचयन प्रक्रम हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपर +2 के आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दिया और यहाँ पर कॉपर बना दिया। बताइए इतना करने में किसी कोई दिक्कत। अब यदि जब Zn+2 की सांद्रता और Zn+2 की सांद्रता और सल्फेट आयन की सांद्रता यदि दोनों विलयन में अत्यधिक हो जाती है, यदि इस विलयन में Zn+2 की सांद्रता और इस विलयन में सल्फेट की सांद्रता यदि अत्यधिक हो जाती है, तो क्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है। जो क्रिया जो चल रही थी रेगुलरली कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ पे ये बंद हो जाती है, और जैसे ये क्रिया बंद होती है तो इसकी क्रिया को लगातार चालू रखने के लिए आप एक सेतु का उपयोग करते हैं जिसे हम लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण सेतु। अब उसको हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत क्रिया समझ में आनी चाहिए। तो क्या आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। अब हम आपको लिखवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग टॉपिक डाल लीजिए, क्या, विद्युत रासायनिक सेल। किसी की विद्युत रासायनिक सेल की क्या परिभाषा लिख चुकी है सबकी, तो आप जिसकी ना लिखी हो तो लिख भी सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल यह एक ऐसा सेल होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत रासायनिक सेल का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल भी है, ठीक है। यदि आपको इतना समझ में आ गया होगा तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुने, इसके बाद आप टॉपिक डालेंगे क्या, कार्य प्रणाली। डालिए टॉपिक। जो कुछ हम आपको बताते जाएं आपको वही लिखना है, ठीक है। लिखेंगे आप लोग। सुने, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सुनते जाइए। तो सुने, तो देखो, विद्युत रासायनिक सेल लिखिए कार्य प्रणाली के अंतर्गत।
विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत रासायनिक सेल में दो अलग अलग पात्र होते हैं, या दो अलग अलग बीकर भी बोल सकते, कोई पात्र हो सकते हैं, ठीक है ना। आप बीकर भी लिख सकते हैं या दो अलग अलग पात्र भी होते हैं, क्या आप इतना लिख सकते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में दो अलग अलग पात्र होते हैं। पहले पात्र में तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पहला पात्र आपका ये हो गया और दूसरा पात्र ये हो गया, सबको दिख रहा है। तो आप लिखेंगे कि इसके पहले पात्र में जिंक की छड़ एवं जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, जिसके प्रथम पात्र में जिंक तथा जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, भरा नहीं भरा, ठीक है। भड़ा का अर्थ क्या होता, चोरी करना। तो सुनो, तो यहाँ पर किसका, जिंक सल्फेट और जिंक की छड़ डली है कि नहीं डली है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जिंक की छड़ तथा जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। तो यहाँ पर ZnSO4 बाहर लिखेंगे, ठीक है। ZnSO4 का विलयन भरा हुआ है और यहाँ पर किसकी छड़ है, जिंक की छड़। बताइए इतना करने में किसी कोई दिक्कत। तथा जो कुछ देखो हम आपको जो लिखवा रहे हो, जो हमने बताया वही लिखवा रहे हैं कि नहीं लिखवा रहे। तो प्रथम पात्र में आपने जिंक तथा जिंक सल्फेट का विलयन लिया, इसी तरह दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ तथा कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, या विलयन लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, यह भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, ठीक है। जिंक तथा कॉपर के दोनों इलेक्ट्रोडों को जिंक तथा, राइटिंग आप सभी लोग आराम से लिखेंगे, हो सकता है कि हम आराम से भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी राइटिंग पर ध्यान देंगे, ठीक है। जिंक तथा कॉपर के जिंक तथा कॉपर के दोनों इलेक्ट्रोडों को जिंक तथा कॉपर के दोनों इलेक्ट्रोडों को तार की सहायता से, किसकी, तार की सहायता से, नहीं हाँ तार की सहायता से इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से, तार की सहायता नहीं गैल्वेनोमीटर की सहायता से, किस नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है। आप चित्र भी साथ में बनाते जाएं। तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से आपने क्या जोड़ दिया, तारों को, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया। तो आप लिखेंगे क्या कि हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, चित्र का वर्णन हो गया कि नहीं हो गया, बताइए बताइए चित्र का वर्णन हो गया कि नहीं हो गया। और यदि आपके चित्र का वर्णन हो गया है तो अब आप आगे लिखेंगे कि इसमें लिखें, सेल में रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। अब चित्र बिल्कुल जैसे ही आपने ये फॉर्मेट स्टार्ट किया तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हो गया, सेल में क्या होने लगी है, रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट होने लगी हैं। लिखिए कि इसमें अर्थात सेल में रासायनिक अभिक्रिया शुरू होने लगती है। कुछ नहीं, इस
कहानी है, बिल्कुल है कि नहीं है बताओ। बस आपको जितनी बार आप दोहराएंगे उतनी बार याद हो जाएगी। ज़्यादा हो तो हम कल एक बार सुबह से रिवीजन कर दे, 5 मिनट को टाइम देखो, ठीक है। तो आपने गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया और सेल में रासायनिक अभिक्रिया होने लगती हैं। जिंक की छड़ जिंक के आयनों में परिवर्तित हो जाती है। जिंक की छड़ जिंक के आयनों में यहाँ पे क्या घुल रही है, जिंक की छड़ घुल रही कि नहीं घुल रही है, तो यहाँ पर जिंक की छड़ जिंक के आयनों में परिवर्तित हो जाती है। जिंक की छड़ जिंक के आयनों में परिवर्तित हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों का दान करती है। अर्थात इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है कि नहीं होती है, तब इसका समीकरण निम्नलिखित है। तब इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ये आपका 2 से 3 पेजों में होगा। तब इस पर किसकी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसका समीकरण निम्न प्रकार से है, राइटिंग आराम से लिखना है। तब इस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, तो इसका समीकरण इस प्रकार है या निम्नलिखित है, जो कुछ भी आपको लिखना हो। तो आपका समीकरण क्या होगा कि जिंक की छड़ घुल रही है, तो क्या होगा, जिंक जो होगा छड़ घुल रही, इसका अर्थ क्या हुआ, जिंक के आयन आता Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। बताइए, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीकरण, काले की पेन से लिख दी ऑक्सीकरण, बिना आप इसको समीकरण को लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंक का आयन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना रेडॉक्स अभी और ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ पे यह समीकरण लिख सकते हैं, लिखिए। फिर लिखिए इसी तरह, आगे लिखिए आप लोग, इसी तरह कॉपर की छड़ पर कॉपर सल्फेट के विलयन से Cr+2 के आयन जमा होने लगते हैं। इसी तरह कॉपर की छड़ पर कॉपर सल्फेट के विलयन से Cr+2 के आयन जमा होने लगते हैं। यही आयन जिंक की छड़ द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अर्थात इस पर अपचयन की प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात इस पर अपचयन की प्रक्रिया होती है। तब इसका समीकरण निम्नलिखित है। ये मन से लिख लीजिए आप लोग। तो इसका समीकरण क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन
तो इसका समीकरण क्या होगा, कॉपर +2 ने जिंक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्यागे गए थे इसने ग्रहण किए और यहाँ पे कॉपर बना दिया। जी आपका अपचयन का हो गया, बात नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब लोग। तो जी आपका समीकरण हो गया। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया हुई है, इसका अर्थ क्या हुआ, और इसका समीकरण निम्नलिखित है, और समीकरण आप ये लिख सकते हैं, लिखिए। ये आपकी सेल की अभिक्रिया का वर्णन हो गया, हो गया। यहाँ पर कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जिससे कॉपर का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हमने आप कल अब आप सभी लोग लिखेंगे क्या, क्या आपने इतना लिख लिया, कौन सी अभिक्रिया है? तुम बताओ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे हैं, तो आया अपचयन अभिक्रिया, मतलब जो भांस आता है किया टॉपिक का डाला विद्युत रासायनिक से। तो वही किया। अब सुनो सब लोग, यहाँ पे सुनेंगे। आपने यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और अपचयन की प्रक्रिया दोनों समझी है। इसके तत्पश्चात अब आप लिखेंगे सेल की अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, सेल की अभिक्रिया या सेल निरूपण, सेल निरूपण लिखिए। नहीं, सेल का निरूपण कैसे करेंगे तो सुने, यहाँ हमने सुन लीजिए पहले कैसे करेंगे, बिल्कुल सुने। यहाँ पे पहले आप लिखेंगे जिंक, लिख दिया, फिर आपको कॉपर +2 लिखना है। सेल निरूपण की क्रिया है ये। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, Zn फिर कॉपर +2। आपको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, आपने कल ही बताया था। फिर आपको क्या करना है, Zn+2 प्लस क्या लिखना है आपको, कॉपर। लो आपका जी क्या हो गया, कॉपर अकेला। तो ये आपका क्या हो गया, सेल निरूपण। यदि आपको हम एक उदाहरण से समझाएं, जैसे सुने यहाँ पे, जैसे आयरन कि ने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, सब लोग यहाँ पे सुनेंगे, और कॉपर ने +2 ने यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो कॉपर बना दिया। तो देखो सब लोग यहाँ पे सुनेंगे इसका सेल निरूपण कैसे होगा, क्या कोई बता सकता है। इसी तरह इसका सेल निरूपण बताएंगे क्या होगा, कोई बताएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले लिखेंगे Fe फैन, Cu फैन, Fe+2 Cu। बताइए इतना करने में कोई दिक्कत। इसी प्रकार हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने क्या लिख दिया, इसका सेल निरूपण। क्या आप सभी बन जाएगा इतना करते, वो हमने उदाहरण बताया है, आयरन नहीं बताया है। का तो सुन रहे हो तो। अब सुनो, तो जो सेल निरूपण समझ में आया। अब सुने, जैसे ही यहाँ की जो जिंक की छड़ है लगातार यदि घुलती जाएगी तो यहाँ पर Zn+ की सांद्रता बढ़ती जाएगी, Zn+2 की। और इसी प्रकार यहाँ पर सल्फेट की सांद्रता, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट में जो कॉपर +2 के आयन है वो कहाँ पे जा रहे हैं, छड़ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट की सांद्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सल्फेट आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ रही है। तो यहाँ पर यदि सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ रही है और यहाँ पर जिंक की सांद्रता बढ़ रही है, एक प्रक्रिया ऐसी आएगी कि इतनी ज़्यादा सांद्रता बढ़ जाएगी कि प्रक्रिया रुक जाएगी। तब हम एक सेतु का उपयोग करते हैं जिसे हम लवण सेतु कहते हैं, इंग्लिश में सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। वह अब देखें, सबसे पहले आपको इतना समझ में आया क्या। अब आप टॉपिक डालेंगे लवण सेतु, डालिए टॉपिक लवण सेतु। नहीं, आप लिख लीजिए, यहाँ पर टॉपिक डालिए सेल निरूपण प्रक्रिया लिख दीजिए। बनेगा क्या करते, जल्दी से करिए। सॉल्ट ब्रिज तो ठीक है, उसको सेल निरूपण को सेल निरूपण नहीं कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज लिखने लगो। अभी ये नहीं लिखना, आपको लवण सेतु टॉपिक डालना है जितना हमने लिखवाया अभी, उसके बाद आपको लवण सेतु टॉपिक डालना है, फिर हम उसमें लिखवाएंगे आपको, ठीक है।
क्या इतना समझ में आया आपको? आज इतना सीरियस हो कि पढ़ लीजिए, जमाई भी ले लीजिए। कहे तुम तो बाल्टी सी बना रहे। अब से तुमने मार डाले टॉपिक। लवण सेतु डालो आप टॉपिक सब लोग। सेल निरूपण लिख लिया आपने? मुझे सेल में ऊपर भी टॉपिक था बना। सेल निरूपण टॉपिक है। हाँ जे कुछ भी बोल सकते अलग जिस देखो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जिसमें होगी हम उसका सेल निरूपण बता सकते हैं। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? चित्र बन गया आपका? जल्दी से चित्र बनाइए, ना बना हो तो 5 मिनट का टाइम दे रहे। बन गया? मिटा दें क्या? चित्र नहीं मिटाना। चित्र नहीं मिटाएंगे आप सभी लोग। टॉपिक डालेंगे लवण सेतु, जल्दी से डालिए। क्या आपका टॉपिक डल गया? सुने यहाँ पे तो आप किताब बताना। देखो किताब में लवण सेतु कैसा होता है आप सभी लोग सबसे पहले सुने तो आप सभी को पता है कि देखो लवण सेतु कैसा है, यू प्रकार की एक नलिका होती है। तो आप सभी को देखो जी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जी दिख रही। अब सुने रख लो आप किताब। तो आप सभी लोग का टॉपिक डल गया लवण सेतु, तो लिखेंगे लवण सेतु में लिखिए लवण सेतु। लिखिए लवण सेतु एक प्रकार से यू आकार की एक नलिका होती है। यू नहीं, यू। हाँ, तो लवण सेतु क्या होती है? एक प्रकार से यू आकार की एक नलिका होती है। ठीक है, जिसके अंदर KCl और अगर अगर का विलयन भरा होता है। किसका? KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड और अगर अगर का विलयन। ठीक है ना? किसका? KCl और अगर अगर का विलयन। पेपर में क्वेश्चन आता है कि लवण सेतु में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा है लवण सेतु में उपयोग होने वाले पदार्थ का नाम क्या है? KCl या अगर अगर। ठीक है, अगर अगर एक जेली जैसे पदार्थ का हो, या पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि लवण सेतु में जेली जैसे पदार्थ किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर अगर का। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कि लवण सेतु एक ऐसा यू आकार का एक ब्रिज होता है या यू आकार की नलिका होती है जिसके अंदर KCl और अगर अगर का विलयन भरा होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? लिखिए इसका मुख्य कार्य दोनों विलयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित करना होता है। ताकि साम्यावस्था स्थापित करना होता है ताकि सेल में रुकी हुई क्रियाएं निरंतर चालू रह सकें या निरंतर लगातार बनी रह सकें। ठीक है, ताकि सेल में अवरुद्ध होने वाली क्रियाएं, जैसे सेल बंद हो गया था पूरा, तो सेल में अवरुद्ध होने वाली क्रियाएं लगातार चालू रह सकें या लगातार चलती रहें, कंटिन्यूसली वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या आपको कुछ राहत मिली? ठीक है, तो आज आपने यह पढ़ा कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसके बारे में कुछ आपने जानकारी हासिल की। तो इसके बाद आपकी कल की क्लास में हम हाइड्रोजन पढ़ाएंगे। तो आप सभी का इस क्लास में धन्यवाद। जय हिंद।
बंद कर दो।